Good morning, sir. रोशन, हेनरीज लॉ का जो एग्जाम्पल है वो बहुत इजी है याद करना। ठीक है, सबसे पहला चीज याद रखिए। ठीक है, याद कैसे रखना है आपको? तो एक एक चीज याद रखिए, सोडा बॉटल। ठीक, दूसरा याद रखिए जो पानी में गोताखोर होते हैं वो। ठीक है, दो दो हो गया। तो इनको लिखेंगे कैसे? अब देखो, आप सोडा बॉटल पीते हैं तो सोडा बॉटल का जो पानी होता है वो आपको नॉर्मल वाटर दिखता है, लेकिन जैसे ही उसका ढक्कन खोलेंगे तो उसमें से निकलता है क्या है, गैस जो है वो निकलता है। तो एप्लीकेशन में लिखना क्या है हमको कि हेनरीज लॉ इज यूज्ड इन पैकिंग ऑफ सोडा बॉटल्स। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल पहला एग्जांपल। एग्जांपल में बहुत कुछ हमको एक्सप्लेन करना नहीं होता, तो पहला एग्जांपल हम इतना ही लिखेंगे। अब दूसरा है जो हमारा गोताखोर है, उसमें हमको थोड़ा लंबा लिखना होता है। तो लंबा लिखने, देखिए सबसे पहले आप हिंदी में अगर समझ जाएंगे तो इंग्लिश करना टफ नहीं है। ठीक है, तो उसमें लिखना क्या है कि जो पानी के अंदर गोताखोर जाते हैं तो हमारे बॉडी में जो डिजॉल्व्ड गैसेस है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, ये सब हमारे बॉडी में है ऑलरेडी। क्योंकि हम लोग सांस ले रहे हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन तो छाट के सांस ले नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ ऑक्सीजन को एयर से खींच रहे हैं बाकी छोड़ दे रहे हैं। तो ये सभी गैसेस हमारे अंदर जाते हैं एयर के रूप में। अब होता क्या है, जब इंसान पानी के अंदर जा रहा है तो वहां पे उसका प्रेशर इंक्रीज करता है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसके वजह से बॉडी का जो प्रेशर है वो इंक्रीज करने लग जाता है। ठीक, अब जैसे जब वो वापस ऊपर आने लगेगा, वो इंसान जब वापस ऊपर आएगा तो होगा क्या कि उसका जो प्रेशर है वो सडनली डिक्रीज करना चालू कर देगा। ठीक है, और इसके वजह से ब्लड ब्लड वेसल जो होता है वो लोगों का बर्स्ट कर जाता है, मतलब फूटने लग जाता है। तो उसमें छोटे छोटे धमाके होते हैं शरीर के अंदर, और जिसके वजह से खून नाक से आने लगेगा, जब कान से आएगा या मुंह से खून आएगा
तो इस प्रेशर को कम करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं या गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं जिसमें आर्गन, हीलियम और ऑक्सीजन मिक्स होता है, और तो उसके बाद इसको वो नाक में लगाए रखते हैं ताकि ये जो प्रेशर है इस प्रेशर को मेंटेन रखा जा सके। ठीक है, तो ये जो डिजॉल्व्ड गैसेस हैं, जो वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड गैसेस है, उसी चीज को हेनरीज लॉ एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब इस चीज को आपको दो ही तरीके से याद रखना है, एक तो सोडा बॉटल, दूसरा गोताखोर। अब हो जाएगा याद रोशन? अब याद हो जाएगा? हाँ, एग्जाम्पल ही उसका एप्लीकेशन है। देखो पीडीएफ दिख रहा सबको? पीडीएफ सबको दिख रहा है? ठीक है। तो लास्ट टाइम आपको सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल बताए थे, ठीक है? तो ईएमएफ ऑफ सेल जो है उसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास है कि कैथोड माइनस एनोड, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। अब इसी चीज को तीन तरीके से लिया जाता है, मतलब देखो जनरली जो डिफिनेशन है वो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल के लिए लिया जाता है, ठीक है? हम जनरली या स्टैंडर्ड मान के चले तो इसको कहेंगे, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये तीन तरीके से यूज करते हैं। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों दिया रहे या फिर सिर्फ रिडक्शन दिया रहे, ठीक है, तो हम इस चीज को कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। देखो सबसे पहला है, फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास, व्हेन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज टेकन। ठीक है, जब एनोड का हम ऑक्सीडेशन लेते हैं और कैथोड का रिडक्शन लेंगे तो हमारे पास फार्मूला जो होगा वो हमारे पास ईएमएफ ऑफ एनोड प्लस ईएमएफ ऑफ कैथोड, मतलब जो यहाँ पे हमने माइनस देखा था वो सिर्फ और सिर्फ प्लस में बदल जाएगा अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ले रहे हो तब। उसके बाद सेकंड मेथड है व्हेन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड इज टेकन। अगर एनोड और कैथोड दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाए, जैसे देखो अभी ये सिर्फ फॉर्मूलाज मैं आपको बता रहा हूँ, जब न्यूमेरिकल करेंगे मेरे ख्याल से एक दो टॉपिक और है उसके बाद न्यूमेरिकल चालू हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं, ठीक है, काफी इजी होते हैं और फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो ढंग से देखिए, फॉर्मूला ढंग से याद करना है आपको। दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है। ये आपका सेकंड फॉर्मूला है और ये आपका तीसरा फॉर्मूला है, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला, जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का हो और रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का हो तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे प्लस साइन यूज करेंगे। अगर उसी जगह पे हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो दोनों इलेक्ट्रोड का, मतलब जो हमारे पास सेल है, अगर दोनों सेल का रिडक्शन दे रखा है तो उस कंडीशन में हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यहाँ पे प्लस साइन पड़ गया है, ये प्लस साइन नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है। जब रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का हम यूज करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड या फिर ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है। हम राइट या फिर लेफ्ट के थ्रू भी इसको लिख सकते हैं। देन तीसरा फॉर्मूला है जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो दोनों इलेक्ट्रोड का, ठीक है, जब दोनों इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो तो ये जो राइट और लेफ्ट का जो फॉर्मूला है ये बस पलट जाएगा, मतलब यहाँ पे ई लेफ्ट चला आएगा माइनस ई आर चलाएगा, ठीक है। दोनों फार्मूला में फर्क क्या है, तो सेकंड वाले में हम कैथोड यूज करते हैं पहले, ठीक है। इस सेकंड वाले में हम पहले कैथोड यूज करेंगे और
थर्ड वाले में हम पहले एनोड को यूज करेंगे। ये बस यही फर्क है इन दोनों का, बाकी माइनस साइन दोनों में रहेगा और प्लस साइन उसमें रहेगा जिसमें ऑक्सीडेशन और पोटेंशियल दोनों आता है। इस चीज को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ फॉर्मूला याद रखने का तरीका। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आता है तो वहां पे प्लस साइन होगा, जब रिडक्शन आएगा तो वहां पे माइनस साइन होगा। ठीक है, वहां पे माइनस साइन हमको मिलेगा, देखने को मिलेगा। और जब ऑक्सीडेशन आएगा तब भी हमको माइनस साइन ही देखने को मिलेगा। लेकिन फर्क क्या है कि ऑक्सीडेशन में एनोड माइनस कैथोड करते हैं, या फिर एल माइनस आर हम। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में और आपने पहले भी पढ़ा है। तो मैं यहाँ पे 2 टेबल दे रहा हूँ आपको, उसमें से जो मैं इम्पोर्टेंट करूँगा वो आपको याद करना है और जो टिक नहीं करूँगा वो जस्ट रीड आउट करके लेना है। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल है, ये वाला टेबल, तो इसमें से आपको कैसे याद रखना है, मैंने निमोनिक्स दे रखा है इसका। देखिए ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दर्शाता है, ई नॉट को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले है लिथियम, देन पोटेशियम है, देन बेरियम है, स्ट्रोंटियम है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसा है। ठीक, अब इसको हम याद कैसे करेंगे, यहाँ मैंने निमोनिक्स दे रखा है, ले के बाहर सरदार का नाम। अब देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है कि कौन सा अल्फाबेट कौन सा एलिमेंट को डिनोट करता है। तो यहाँ एल को मैंने हाईलाइट किया है, एल से हम लिथियम को याद रखेंगे। ठीक है, तो लेके बाहर सरदार का नाम, मांगे अली महान, यहाँ एम से एम और जी को हाईलाइट किया है तो एम जी हो गया। ए और एल को हाईलाइट है तो एल्यूमिनियम हो गया। देन एम और एन हाईलाइटेड है तो यहाँ मैंगनीज हो जाएगा। देन जेड ऑन एन जिंक को शो करेगा। ठीक है, तो ये एक टेबल है जो आपको याद करना है। अभी आप इसको एक बार पढ़िए, देखिए हर एलिमेंट के इधर राइट साइड में मैंने इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है। ठीक है, नेगेटिव साइन है ऊपर में, जो मेटल्स हैं उनका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और जो नॉन मेटल्स हैं उनका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन है उसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 रखा जाता है और उसके ऊपर और नीचे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिफाइन होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन है, इसको दिखाता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एक्टिविटी सीरीज के जो आपने डेफिनेशन पढ़ा है, सेम डेफिनेशन उसी टाइप का डेफिनेशन यहाँ यूज करते हैं। जैसे द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब ये सिर्फ एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का। ठीक है, उस एलिमेंट्स में कौन कौन से हैं, तो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और कुछ इनर्ट मेटल्स भी हैं। ठीक है, उनका सिर्फ एक अरेंजमेंट है उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के द्वारा। मतलब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम बेसिकली सेल्स बनाते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन के लिए उसको यूज किया जाता है। तो इस कंडीशन में ये जो टेबल है आपका, ये टेबल आपको बताएगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हर किसी का दे रखा है। और ऊपर में जो मैंने यहाँ टेबल दिया है, देखिए यहाँ पे इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर एक एलिमेंट अगर रिएक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में उसका रिएक्शन हम कैसे यूज करेंगे। तो जैसे लिथियम का जो रिएक्शन है वो एक ही होता है, मतलब वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज -3.04। ठीक है, ये तो हो गया वो एलिमेंट जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। लेकिन बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं। जैसे आयरन, आयरन के लिए आपको 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता है, एक तो दिखेगा आपको +2
और एक आपको दिखेगा प्लस, सॉरी एक आपको दिखेगा +3। ठीक है, तो ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता है और दोनों के कंडीशन में हमको रिडक्शन पोटेंशियल अलग देखने को मिलेगा। तो जब हम न्यूमेरिकल्स यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो वहाँ पे आपको रिएक्शंस के हिसाब से उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करना है। देखो यहाँ पे जैसे देखिए, एक यहाँ पे आपको Fe दिखा रखा है, ये Fe जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, और रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो -0.44 है। ठीक है, एक तो इसका ये वैल्यू हो गया, जब हम यूज करें न्यूमेरिकल तो एक ये यूज करेंगे, और दूसरा देखिए यहाँ पे है दूसरा Fe3+ यहाँ पे है। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -0.04। ठीक है, Fe+2 का हमने देखा था -0.44 और यहाँ पे है -0.04। तो इन दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, तो ये दो ऑक्सीडेशन दो रिडक्शन पोटेंशियल है आयरन के, जो हम जनरली देखते हैं, जो यूज करते हैं। तो हमको न्यूमेरिकल्स में इसी चीज को फॉलो करना है कि आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहा है या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन से हम यूज करते हैं। अभी देखिए, मैं आपको यहाँ टिक कराऊंगा। ठीक है, देखो टिक कराऊंगा, आप उस चीज को अभी फटाफट नोट डाउन करते चले जाएंगे कि कौन कौन सा है, ताकि आप जब मैं नोट्स आपको दूं तो आप उसको प्रॉपरली कॉपी में लिख सकें। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं टिक कराऊंगा। ठीक है, जो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में आता है मैं टिक करा रहा हूँ, आप फटाफट कॉपी में लिखते चले जाइए। लिथियम, उसके बाद कैल्शियम, देन सोडियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे है प्लैटिनम, उसके बाद मैंगनीज, देन जिंक, क्रोम, Fe, Cr3। देखो यहाँ पे क्रोमियम का दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है हमको। ठीक है, एक तो यहाँ पे Cr3+, Cr2+, दोनों का फर्क है। देखिए यहाँ पे एक है -0.74 और एक यहाँ है -0.41। ठीक है, तो सॉरी एक मिनट, नहीं Cd है, माय मिस्टेक, ये कैडमियम है। देन कैडमियम, कोबाल्ट, ठीक है, उसके बाद निकल। चलिए इसको फटाफट मार्क डाउन कीजिए, उसका फिर आगे चलेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये जब नोट्स में आपको दूंगा तो आप टिक कर लेंगे, यहाँ पे आप नंबरिंग मार्क कर लो, 1, देन 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, ऐसे आप नंबरिंग भी मार्क कर सकते हैं। हो गया? देन इस पेज, इस वाले पेज में देखिए Sn, देन Fe3+, हाइड्रोजन, कॉपर, तो यहाँ पे Sn है। ठीक है, देन क्लोरीन, क्लोरीन, कॉपर, तो यहाँ कॉपर। ठीक है, देन Pt, चलिए इसको मार्क डाउन कीजिए।
तो ये आपको याद अगर होता है तो भी अच्छा है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रिएक्शंस हैं इसको आप एक बार अपने नोट्स में लिख के रखेंगे, ठीक है। जनरली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होता है ये आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ये रिएक्शन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो रिएक्शन आपको याद होना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी कौन से एलिमेंट्स में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद कॉपर हो गया, फिर प्लैटिनम Fe, देन MnO2, फिर यहाँ पे H प्लस, Cr2O72 माइनस। इसके बाद फिर आपको मिलेगा ये कोबाल्ट, बस। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है जो न्यूमेरिकल्स में कई बार आता है, मतलब ये सारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो मैक्सिमम टाइम में यूज किए जाते हैं। ठीक है, देन ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। अब देखिए यहाँ पे जब हम ऊपर से नीचे आएंगे इस कंडीशन में, देखो जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो ऊपर दिखा है वो भी, और जो अभी यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं ये भी, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, तो हो क्या रहा है कि हम ऊपर में हमारे पास मेटल है और नीचे में हमारे पास नॉन मेटल है। ठीक है, तो हमको मालूम है कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा हमको ऑक्सीडेशन का प्रोसेस दिखाएगा और नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमको रिडक्शन का प्रोसेस दिखाएगा। ठीक, एक तो हो गया ये प्रोसेस। देखो ये इसलिए मैंने यहाँ लिखा है गोइंग डाउन रिडक्शन इंक्रीजेज, मतलब जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स लेने की संभावना बढ़ती चली जाती है। ठीक, वही चीज यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, गोइंग अप ऑक्सीडेशन इंक्रीजेस, मतलब जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन देने की संभावना बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो इस चीज को हम ऐसे याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये निमोनिक्स है, आपको अगर ये पूरा टेबल, ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो उसके लिए मैंने निमोनिक्स यहाँ लिख रखा है, ये निमोनिक्स आपको याद हो गया तो समझ लो बाकी सारे भी याद हो जाएंगे। अब देखिए निमोनिक्स को कुछ हिस्सों में पहले आपको बांटना है। बांटना कैसे है, तो लेके बाहर सरदार का नाम, ये पहला हिस्सा हो गया। एग्जाम्पल अभी नहीं, जब मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा ना तब तब इसका यूज होगा। ठीक है, अभी तक तो मैंने फॉर्मूला भी नहीं बताया जो न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे। आपको एक नर्स्ट इक्वेशन पढ़ना है, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी सिर्फ उसका समझ लीजिए, अभी आपका बिल्डिंग का ढांचा तैयार हो रहा है, बिल्डिंग का कमरा तैयार होना बाकी है। तो जो निमोनिक्स है पहले उसको आप याद रखिए। देखो लेके बाहर सरदार का नाम, तो ले से हम क्या बनाएंगे, लिथियम बनाएंगे। देन के से हम पोटेशियम बनाएंगे, बाहर से हम बेरियम बनाएंगे, देन सरदार से हम स्ट्रोंटियम एसआर बनाएंगे, देन का से हम कैल्शियम बनाएंगे। ठीक है, तो ये निमोनिक्स है, हमको ऐसे फायदा होगा याद करने से। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, मांगे अली महान। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा हिस्सा। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है तोड़ तोड़ के। उसके बाद जान कर फेंके सीडी कोई, ये तीसरा हिस्सा है इस निमोनिक्स का। फिर है नीचे सुनो प्रभात है कौन, ये है आपका चौथा हिस्सा। ठीक, फिर है आए आए आगे होंगे ब्रह्मानंद,
ठीक है, ये है आपका 5वां हिस्सा। ठीक, ठीक है, इस चीज को ढंग से देखिए। मैं अब फोटो अपलोड करूंगा, आप इसको कॉपी में लिखेंगे क्योंकि मैंने यहाँ लिखा नहीं है। ये 1 2 3 4 जो लिख रहा हूँ ये आप अपने नोट्स में लिखेंगे। देन उसके बाद है और कलावती सोना लाइफ फ्री में। ठीक है, ये है आपका 6वां हिस्सा। यहाँ पे देखिए गोल्ड, एयू आपका रिप्रेजेंट करता है गोल्ड को। ठीक है, तो ये गोल्ड के लिए एकदम डायरेक्टली सोना लिखा गया है। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे याद रखेंगे। ये निमोनिक्स आपको मदद करेगा ये पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए। कलावती, कोई कलावती में देखो मैंने यहाँ पे CL डाल रखा है। ठीक है, एक्चुअल में कलावती की जो स्पेलिंग है वो K से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन मैंने सेट करने के लिए यहाँ पे C लगा रखा है ताकि याद किया जा सके, C और L। ठीक है, अब देखो सोना तो फ्री में मिलता नहीं है भाई, ऐसे भी सोना का दाम बहुत हो गया है और दिवाली तक सोना और भी महंगा हो जाएगा। तो ये फ्री में ला रही है, अलग बात है, फ्री में ला रही है तो इसी को मिलना पड़ेगा सबको। ठीक है, देखो ये आपको याद करना है तो ये आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना होगा, ध्यान से याद कीजिएगा, लिख के भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इससे जुड़ी हुई चीजें हम देखते हैं कि हमको क्या क्या इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है या क्या क्या समझ में आता है या क्या इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहला, the negative sign of standard reduction potential of electrode indicates that it acts as anode। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको जो नेगेटिव साइन है वो हमको बताता है कि वो एनोड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और जो पॉजिटिव साइन है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। कब? जब हम उसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे तब, मतलब सी के साथ जोड़ेंगे तब। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम सेल बनाते हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, अगर एक तरफ हम सी रखेंगे, सी मतलब अगर सी को हमने राइट साइड में रखा है तो इधर वाला जो हिस्सा है ये हमारा एनोड कहलाएगा। ठीक है, अगर सी को हमने लेफ्ट साइड में रखा है तो इधर वाला जो हिस्सा है वो हमारा कैथोड कहलाता है। ठीक है, तो कैथोड हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा है कि कैथोड को हम पॉजिटिव लेते हैं और एनोड को हम नेगेटिव लेते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, या हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमको यही पता चलता है कि अगर नेगेटिव है रिडक्शन पोटेंशियल तो वो एनोड होगा, अगर पॉजिटिव है रिडक्शन पोटेंशियल तो वो हमारा कैथोड होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमको ये देखने को मिलता है। Then second point, the substances placed above hydrogen are strong reducing agent। मतलब हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, तो मेटल्स का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। तो जिनका ऑक्सीडेशन होता है हम उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आपको पहले भी बताए थे फिर बता रहे हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है कि वो ऑक्सीडाइज होने में मदद करता है। सॉरी, ऑक्सीडाइज नहीं, वो सामने वाले को रिड्यूस होने के लिए मदद करता है, मतलब सामने वाले को मदद करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ले सके, इसीलिए ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा हो उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या है, द सब्सटेंसेस प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, and the substances placed below hydrogen are weak reducing agent and have positive value of standard reduction potential। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है नीचे वाला, मतलब हाइड्रोजन के नीचे वाला जो है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट है या फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब सब कहने का क्या मतलब है कि ऊपर में जो लिथियम है या पोटेशियम है तो उनको वो मदद करता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सके। एजेंट का काम क्या होता है कि सामने वाले को काम करा सके, ठीक है, या आप उसको प्रेरित करें। तो यहाँ पे भी सेम फंडा है
कि जो नीचे के एलिमेंट्स है हाइड्रोजन से नीचे हैं, तो जैसे हाइड्रोजन के नीचे आपका फ्लोरीन ले लो, देन क्लोरीन ले लो, तो ये क्या करता है कि ऊपर वाले एलिमेंट को लिथियम को कम मतलब लिथियम को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज कराएगा। तो हम इस हिसाब से कहेंगे क्या, ये जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे। Then third point, the substance which are placed below H plus ion are strong oxidizing agent in the series। ठीक है, जो अभी आपको बताएं कि हाइड्रोजन आयन से नीचे जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये चीज हम इसको उल्टा पढ़ सकते हैं। Then fourth point, the metals on top loses electrons easily and are known as active metals। जो मेटल ऊपर में है उसे हम एक्टिव मेटल कहते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं। The activity of metal decreases from top to bottom। ऊपर से नीचे आने वक्त एक्टिविटी मेटल्स का सब घटने लग जाता है। Then पांचवा point, the non-metals on the bottom have the tendency to gain electrons easily known as active non-metals। तो नीचे वाले नॉन मेटल्स हैं उनको हम एक्टिव नॉन मेटल्स कहते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से ले सकते हैं इसलिए। द एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इस पीरियोडिक टेबल में हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जो एक्टिविटी है मेटल्स का या नॉन मेटल्स का वो ऊपर नीचे घटता बढ़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम ऊपर से नीचे आए तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी है नॉन मेटल्स का वो इंक्रीज कर रहा है। उसी जगह पे अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि जो एक्टिविटी है मेटल्स का वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब मेटल्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं और नॉन मेटल्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ये चीजें दिखाता है। देन नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका एप्लीकेशन क्या है, तो सबसे पहला रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। देखिए आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा एक एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि एक मेटल जो है दूसरे मेटल को उसके जगह से हटा देता है। तो ये रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो है वो भी उसी चीज को दर्शाता है। The reactivity of metals depends on higher negative values of standard reduction potential, which shows how metals easily loses electrons to form cations या Mn+। ये बताता है हमको कि कोई भी मेटल कितनी आसानी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और कम रिएक्टिव मेटल्स को उसके जगह से हटा सकता है। देन सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। Metals showing higher negative values of standard reduction potential is strongly electropositive in nature and this property decreases from top to bottom। मतलब ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घटता जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कि अगर एक मेटल है तो मेटल कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, मतलब कितनी आसानी से वो प्लस साइन बना रहा है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और ये चीज हमको ऊपर से नीचे में डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। ऊपर से जब नीचे हम आएंगे तो ये चीज घटने लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में मेटल्स है और नीचे में हमारा नॉन मेटल्स है। देन पॉइंट नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेरे ख्याल से आप सबने काफी अच्छे से पढ़ा है नाइन्थ में। मतलब एक हायर रिएक्टिव मेटल्स लोअर रिएक्टिव मेटल्स को उसके जगह से रिमूव करता है। जैसे Zn प्लस CuSO4 एक कॉमन रिएक्शन है जो आपने पढ़ा है नाइन्थ में, और यहाँ से आपको मिलेगा ZnSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, मतलब जिंक ने क्या किया, कॉपर को उसके जगह से हटा दिया। इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यही रिएक्शन मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल से सेल में भी बताया है। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और बहुत कॉमन रिएक्शन भी है। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 4, रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल। Reducing nature decreases from top to bottom in the series depending on
टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। रिड्यूसिंग पावर कहने का मतलब है कि जो ऑक्सीडेशन है वो नीचे आते आते घटने लग जाता है। तो अब ऊपर में हमको सिर्फ मेटल्स देखने को मिल रहा है, तो मेटल्स क्या करता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, मेटल्स ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो जैसे हम इस सीरीज में नीचे की ओर आएंगे तो ये ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी घटता चला जाएगा। पॉइंट नंबर 5, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या है इसमें, थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, thus it decreases from top to bottom। थर्मल स्टेबिलिटी कहने का मतलब है कि हीट देने से टूटेगा या नहीं। ध्यान से सुनिए, हीटिंग प्रोसेस से जो मॉलिक्यूल है वो टूट रहा है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल मेटल ऑक्साइड्स कम बिलो कॉपर गेट्स डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग। मतलब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो कॉपर के नीचे वाले मेटल्स हैं उनका जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन है वो हीट करने से टूट जाता है, लेकिन ऊपर वाला नहीं टूटता। तो यहाँ एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा है Ag2O को अगर हीट किया जाए तो 2Ag half O2 में टूटेगा, लेकिन उसी जगह पे बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड, इसको हीट करने से हमको डिकम्पोजिशन देखने को नहीं मिलता। मतलब नॉर्मल हीटिंग करने से। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम इसको एकदम पूरा जबरदस्त गर्म कर रहे हैं और उसके बाद बोल रहे सर टूट तो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। नॉर्मल हीटिंग करने से नॉर्मल टेम्परेचर पे ये ब्रेक नहीं करता। मतलब आपको बेरियम और ऑक्सीजन अलग होता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाले हैं कॉपर से ऊपर वो टूट जाते हैं, सॉरी कॉपर से जो नीचे हैं वो ब्रेक करते हैं, कॉपर से ऊपर वाले ब्रेक नहीं करते। जैसे देखो यहाँ पे कॉपर यहाँ है तो इसके नीचे जो भी मेटल्स है जैसे सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, देन यहाँ पे गोल्ड है, तो इनका जो ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा वो ब्रेक कर जाएगा हीट करने पे, लेकिन कॉपर के ऊपर जितने भी हैं वो ब्रेक नहीं करेंगे आसानी से। इसी चीज को वो पॉइंट बताता है। ठीक है, तो ये थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। देन नेक्स्ट है करोजन ऑफ मेटल्स। करोजन ऑफ मेटल्स में क्या है, हम लोग जनरली अपने घर पे भी देखते हैं कि जो आयरन है, जो लोहा घर पे पड़ा है, उसका एक कोटिंग किया जाता है पेंट के द्वारा। ठीक है, या तो लाल पेंट यूज किया जाता है या फिर ब्लैक पेंट यूज किया जाता है। तो जो लाल पेंट यूज करते हैं एक्चुअल में उस लाल पेंट का नाम होता है रेड ऑक्साइड। ठीक है, जो रेड पेंट हम लोग यूज करते हैं लोहे के ऊपर उसका एक्चुअल नेम है रेड ऑक्साइड। ठीक है, और ये रेड ऑक्साइड के नाम से ही बिकता है मार्केट में जब आप लेने जाओ। तो ये उसके ऊपर लगाया जाता है ताकि करोजन को रोका जा सके। तो करोजन ऑफ मेटल्स कैसे यूज करते हैं, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है लोहे से उसको उसके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, ताकि उसका क्या बोले करोजन ना हो सके। यहाँ पे क्या है, करोजन ऑफ मेटल्स इज प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दीज आर डिफरेंट मेथड्स, देयर आर डिफरेंट मेथड्स used such as plating the metal with a thin layer of less easily oxidized metal। ठीक है, यूं कहिए तो अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो वैसे एलिमेंट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स देने की संभावना कम होती है पहले वाले से, तो उससे हम कोट करते हैं। देन दूसरा है बाई ए प्रोटेक्टिव फिल्म सच एज मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेड ऑक्साइड मैंने लिखा है ये यहाँ पे काम आता है प्रोटेक्टिव फिल्म के द्वारा। मतलब एक लेयर चढ़ाया जाता है, जो घर में लोहा है उसके ऊपर एक पतला सा लेयर चढ़ाया जाता है, इसको हम प्रोटेक्टिव फिल्म कहते हैं। तीसरा मेथड है गैल्वेनाइजिंग। स्टील इज